प्यारे छात्र छात्राओं, अगली वीडियो में, इससे पहली जो वीडियो थी उस वीडियो में हमने 2021 का जो पाठ्यक्रम, संशोधित पाठ्यक्रम था, उस संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताया था। इसके बाद एक नई वीडियो लेके आए। इस नई वीडियो में आज स्टार्ट करते हैं समास से। पहला अपन टॉपिक लेते हैं समास। समास टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। उसमें समास टॉपिक जो व्याकरण में 2021 के परीक्षा पाठ्यक्रम, संशोधित पाठ्यक्रम था, उसमें समास को रखा है, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्ति रखी हैं। तो सबसे पहले हम व्याकरण को उठाते हैं। तो व्याकरण में सबसे पहले लेते हैं प्रकरण कौन सा? समास। ध्यान से देखें, प्रकरण समास क्या है? समास। तो ध्यान से देखो, समास का निर्माण सम उपसर्ग प्लस आस धातु, इनसे मिलकर बना है। सम उपसर्ग और आस धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पास पास बैठना। पास पास बैठना क्या है? पास पास बैठना। इन दो शब्दों से इसका निर्माण हुआ है, सम उपसर्ग और आस धातु से। किसका? समास का, जिसका अर्थ होता है सम माने पास पास, आस माने क्या होता है? बैठना। इसमें सम उपसर्ग है, आस धातु है। आस धातु का अर्थ होता है बैठना और सम का अर्थ होता है पास पास। तो समास का अर्थ हुआ पास पास बैठना। कैसे देखते हैं? परिभाषा। अगली बात, समास की परिभाषा। समास की क्या परिभाषा है? तो देखो, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप। ये समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ये अर्थ है, ये तो समास का क्या हुआ? अर्थ। ये समास का अर्थ और ये समास का शाब्दिक अर्थ है। परिभाषा लिख रहे हैं हम। परिभाषा में समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप। अर्थात दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के बीच, दो या दो से अधिक पदों के बीच प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों, प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों का लोप कर देने पर, लोप कर देने पर जो समस्त पद बनता है, जो समस्त पद बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ सम प्लस आस, पास पास बैठना। परिभाषा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप।
अर्थात परिभाषा, दो या दो से अधिक पदों के बीच प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों का लोप कर देने पर जो समस्त पद बनता है उसे समास कहते हैं। अर्थात दो पदों के बीच ये भी हो सकता है, दो पदों के बीच प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों का, दो पदों के बीच प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों का यह भी हो सकता है। अर्थात दो पदों या फिर दो या दो से अधिक, ठीक है, यह भी हो सकता है कि दो पदों के बीच प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों का। देखो दो पदों अर्थात दो पदों के बीच प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों का लोप कर देने पर, प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों का क्या कर देने पर, लोप कर देने पर जो समस्त पद बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ध्यान रखना, समास में दो पद होते हैं। समास होता है, कोई भी शब्द हो जो समस्त पद होता है उसके दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। ये दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा कौन सा, उत्तर पद। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप, अर्थात दो पदों के बीच प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों का लोप कर देने पर जो समस्त पद बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखें, जैसे रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। अब पहला पद रसोई, दूसरा पद घर, इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, के लिए। इसका हम लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रसोई घर। ये रसोई घर क्या बन गया, समस्त पद बन गया। और इस समस्त पद को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इस समस्त पद को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दूसरा देखो, माता और पिता, इसमें और जो ये विभक्ति चिन्ह है इसका लोप कर देंगे तो क्या बनेगा, माता पिता। क्या बनेगा, माता पिता। जैसे महान है जो आत्मा। अब इसमें है जो का लोप कर देंगे, क्या बनेगा, महात्मा। ये समस्त पद बना। इन्हीं समस्त पदों को क्या कहेंगे, हम समास कहेंगे। क्या कहेंगे, समास। तो समास की परिभाषा क्लियर हुई कि देखो एक बार समास की परिभाषा क्लियर कर लो कि दो पदों, रसोई और घर, दो पद है कि दो पदों के बीच प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह, ये के लिए विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप कर देने पर, लोप कर देंगे तो जो समस्त पद बना, कौन सा समस्त पद बना, रसोई घर। इस समस्त, जो समस्त पद बनता है उसे क्या कहेंगे, समास कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, समास। आई समझ में। यह है समास का अर्थ बताया अभी, समास की परिभाषा, और समास की परिभाषा को उदाहरण सहित हमने क्या किया है, स्पष्ट किया है। तो आगे चलते हैं इसमें। अगला आगे चलते हैं हम, समास की परिभाषा, अर्थ, निर्माण बताया, परिभाषा को उदाहरण सहित स्पष्ट किया। इसके बाद समास विग्रह होता है। समास विग्रह किसे कहते हैं, समास विग्रह ये है कि जिन विभक्ति चिन्हों का हम लोप कर रहे हैं उनको लोप न करने पर, उनको ऐसे लोप मत करो उन विभक्ति चिन्हों का,
लोप नहीं करेंगे। अगर उनके बीच में जो पदों के बीच में जब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होंगे तो उसको अपन क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। उसके बाद चलते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार। तो समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं, परंतु अगर वास्तविक रूप में देखा जाए, विस्तार से ऊंचे लेवल पर देखा जाए तो समास के 6 प्रकार नहीं, ओनली 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। यहाँ 6 प्रकार बता रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा वर्ग 10वीं के में 6 प्रकार दे रखे हैं, 6 ही प्रकार बता रहे हैं, पर वास्तविक रूप से समास के मात्र 4 ही प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। तो समास के 6 प्रकार हैं। 6 प्रकारों में कौन कौन से हैं? नंबर 1 अव्ययीभाव समास। पहला कौन सा है? अव्ययीभाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। नंबर 4 द्वंद्व समास। नंबर 4 पे द्वंद्व समास। नंबर 5 द्विगु समास। नंबर 5 पे द्विगु समास। नंबर 6 बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। ये समास के 6 प्रकार हैं। नंबर 1 पे अव्ययीभाव समास, नंबर 2 पे तत्पुरुष समास, नंबर 3 पे कर्मधारय समास, नंबर 4 पे द्वंद्व समास, नंबर 5 पे द्विगु समास, नंबर 6 पे बहुव्रीहि समास। ये 6 समास हमको पढ़ने हैं और 6 समासों को हमें एक एक बारी बारी से क्या करना है? पढ़ना है। तो 6 समासों में से पहले हम समास पढ़ते हैं, कौन सा? अव्ययीभाव समास। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास पहला। छह समासों में से पहला कौन सा समास पढ़ रहे हैं हम? अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास पढ़ रहे हैं। अव्ययीभाव समास पहला है अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। तो पहले एक बार देखें अव्ययीभाव समास है क्या चीज है। अव्ययीभाव समास में केवल हमें 2 शर्तें ध्यान रखनी है। कितनी? 2 शर्तें। कौन कौन सी? पहली शर्त, अव्ययीभाव समास का जो पहला पद होगा, पहला पद अपन जिसको क्या कहते हैं? पूर्व पद। और उसके बाद दूसरा पद जिसको अपन कहते हैं उत्तर पद। ये 2 पद होते हैं, हर समास में होंगे। तो पहली शर्त है अव्ययीभाव समास की, वो है कि पहला पद के तो अव्यय होगो। पहला पद क्या होगा? अव्यय। अव्यय भी नहीं हुआ तो क्या होगा? उपसर्ग होगा। नंबर 1 शर्त, कह तो पहलो पद अव्यय होगो
कि फिर अव्यय नहीं हो तो कौन सा होगा? उपसर्ग होगा। अव्यय जाने, अव्यय नाम से पता चल रहा है ए प्लस वे, जो कभी खर्च ना हो, जो कभी क्या नहीं हो? खर्च नहीं हो। इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है अव्यय के रूप में, अव्यय में ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा यथा, यथा अव्यय है, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, लिंग वचन काल कारक किसी के अनुसार नहीं इसके रूप में परिवर्तन कर सकते अपन, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उपसर्ग तो पे ध्यान रखना, पहला पद है अव्यय भाव समास में कहे तो अव्यय होगा या फिर दूसरा क्या होगा? उपसर्ग होगा। इधर दूसरा पद होगा संज्ञा सूचक, क्या होगा? संज्ञा सूचक होगा दूसरा। इसके बाद दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि एक शब्द की एक से अधिक बार, एक से अधिक बार क्या हो? पुनरावृत्ति हो, क्या हो? पुनरावृत्ति हो, तो वह पूरा पद मिलकर के क्या बन जाएगा? अव्यय बन जाएगा। वो पूरा पद मिलकर के क्या बन जाएगा? अव्यय। जैसे देखो रातों रात, रातों रात। अब इसमें रात शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति है रही है, दो बार आ रहा है। अब ये पूरा का पूरा शब्द क्या बन गया? अव्यय बन गया। जब अव्यय बन गया तो फिर इसमें कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास। ये दो शर्तें ध्यान रखनी है आपको। पहली शर्त है कि तो पहला पद अव्यय होगा या फिर अव्यय नहीं हुआ तो क्या होगा? उपसर्ग होगा। और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा सूचक। दूसरी शर्त है कि एक शब्द एक शब्द की एक से अधिक बार क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। लिखाऊंगा मैं इसको नोट डाल करके अलग से। एक शब्द की एक से अधिक बार जब पुनरावृत्ति होती है तो वो पूरा पद मिलकर के क्या बन जाता है? अव्यय। जैसे ये हो रहा है, ऐसी स्थिति में भी क्या होता है? अव्यय भाव समास होता है। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है, दोनों शर्तें ध्यान रखनी है। दोनों शर्तों पर लागू होगा कौन सा समास? अव्यय भाव समास। जैसे देखो अव्यय भाव समास की परिभाषा, अव्यय भाव समास की हमने अभी दो शर्त बताई, दोनों शर्तों को ध्यान में रखना है। दोनों शर्तों पर खरा उतरेगा कौन सा समास? अव्यय भाव समास। तो देखो जिस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा दूसरा पद या उत्तर पद संज्ञा सूचक हो। दूसरा पद क्या हो? संज्ञा सूचक हो, तो उसे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये परिभाषा है। जिस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा उत्तर पद संज्ञा सूचक हो तो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति,
यथाशक्ति। इसके दो पद बन गए, पहला यथा प्लस दूसरा पद शक्ति। ये हो गया क्या, अव्यय। यथा क्या है, अव्यय। इधर ये है संज्ञा है, संज्ञा सूचक शब्द है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा हो रही है। कौन सी संज्ञा हो रही है, भाववाचक संज्ञा। तो पहला पद अव्यय आ रहा है यहाँ, दूसरा पद संज्ञा सूचक है। ये दूसरे पद को देखो चाहे मत देखो, पहला पद देखना है कि पहला पद अव्यय है या उपसर्ग है। तो अब यहाँ पर पहला पद इसका क्या है, अव्यय है। तो अब इसका हम विग्रह करेंगे। तो विग्रह करते समय पहले उत्तर पद को लिखेंगे, यानी दूसरे वाले पद को, और फिर उसके बाद पूर्व पद को लिखेंगे। तो यथा अव्यय का अर्थ क्या होता है, यथा अव्यय का अर्थ होता है के अनुसार। क्या होता है, के अनुसार। तो इसका विग्रह कर देंगे शक्ति के अनुसार। क्या कर देंगे, शक्ति के अनुसार। हो जाएगा इसका विग्रह शक्ति के अनुसार। उसके पहला उदाहरण। दूसरा देखो, आमरण। इसके दो पद बनाएंगे, आ प्लस मरण। अब यहां आ क्या है, उपसर्ग। यहां आ क्या है, उपसर्ग है, अव्यय नहीं है। और आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक या पर्यंत, तक या पर्यंत। तो विग्रह कर देंगे, पहले दूसरे पद ले लेंगे मरण, फिर आ का अर्थ क्या ले लेंगे, पर्यंत, मरण पर्यंत या मरण तक। उसके बाद तीसरा निडर। इसके भी दो पद बना लेंगे, नी प्लस डर। नी उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होगा, रहित या बिना। तो डर के बिना या डर के बिना या डर रहित। उसके बाद चौथा देखो, आजानबाहु। आजानबाहु, यहाँ आ उपसर्ग है प्लस जान बाहु। जानबाहु मतलब घुटनों से लेकर भुजा तक। आ का अर्थ क्या लेंगे, तक। तो क्या हो जाएगा, घुटनों से लेकर भुजा तक। तक आ गया ना, आ उपसर्ग का अर्थ आ गया तक। उसके बाद है यथा क्रम। यथा का क्या अर्थ बताया मैंने, के अनुसार। तो इसका बना लेंगे यथा प्लस क्रम। क्या हो जाएगा, क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार, ठीक है। उसके बाद छठा देखते हैं, जीवन। आ प्लस जीवन। आ उपसर्ग है, तक क्या परंत है, तो जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत। उसके बाद अगला देखेंगे, भर
पेट, दो बनाएंगे इसके दो पद, भर प्लस पेट, दो पद बना लिए। यहाँ भर अव्यय है, पेट दूसरा संज्ञा सूचक है। भर का अर्थ क्या होता है? भर का अर्थ भरी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? पेट भर। क्या हो जाएगा? पेट भर। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे है अव्ययभाव समास में, आगे देखें 8 नंबर पर निर्जल, निर उपसर्ग, पहला पद तो दूसरा पद जल। निर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अभाव या रहित। तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह? जल रहित, जल रहित। उसके बाद देखें निर्जन, वही निर प्लस जन, क्या हो जाएगा? जन रहित। देखो समय में पहले उत्तर पद को यानी दूसरे पद को पहले लिख रहा हूं, फिर उसके बाद पहले पद को बाद में लिखा हूं। ऐसे अव्ययभाव समास में क्या करना है? विग्रह करना है। क्या करना है अव्ययभाव समास में? विग्रह। इसके बाद यहां अपन एक नोट लिखेंगे। नोट है, जब किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वह समस्त पदे अव्यय बन जाता है। अव्यय बन जाता है तो वहां अव्ययभाव समास होता है। ये नियम ध्यान रखना है जो मैंने अभी बताया था कि जब किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी तो वह पूरा पद क्या बन जाएगा? पूरा समस्त पद क्या बन जाएगा? अव्यय। और जहां अव्यय होगा वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। कौन सा होगा? अव्ययभाव समास। जैसे देखो उदाहरण पर, रातों, रात आवृत्ति हो रही है। रात शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, दो बार आ रहा है, तो ये पूरा पद क्या बन गया? अव्यय। क्या बन गया? पूरा ये अव्यय बन गया। अव्यय बन गया तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। और इनका विग्रह कैसे करना है? रात ही रात, रात ही रात। हाथों हाथ, क्या हो जाए विग्रह? हाथ ही हाथ। दिनों दिन, दिन ही दिन, दिन ही दिन। बीचों बीच,
बीचों बीच, क्या हो जाएगा, बीच ही बीच, ठीक बीच। और जैसे हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, बीचों बीच, बारंबार, ये जहाँ एक शब्द की जब एक से अधिक बार आवृत्ति होगी तो वहाँ पर पूरा समस्त पद अव्यय बन जाता है। और जहाँ अव्यय होता है वहाँ कौन सा समास होता है, अव्यय भाव समास होता है। जैसे देखो और उदाहरणों में, प्रत्येक, इसके दो पद बनाएंगे, प्रति, क्या निकल रहा है, उपसर्ग, एक, क्या हो जाएगा विग्रह, एक एक। प्रति उपसर्ग का जहां आता है उसका विग्रह ऐसे कर दो, या फिर एक के बाद एक कर दो। प्रत्यक्ष, क्या है, प्रत्यक्ष। यहां भी कौन सा हो रहा है, प्रति प्लस अक्ष, यानी आंखों के बिल्कुल सामने विग्रह कर देंगे, आंखों के सामने। प्रतिदिन, प्रतिदिन, क्या कर देंगे, दिन दिन, प्रतिदिन। तो ये आपका है अव्यय भाव समास। आशा करते हैं आपकी समझ में अवश्य आया होगा। और आज के लिए सिर्फ इतना। अगली वीडियो में अगले समास को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।